और मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर सच्चाई और ईमानदारी आपके अंदर है, जिसके लिए आपकी पहचान है, तो जो मैं आपसे कह रहा हूं इसको अपने दिल में याद करो। जितेंद्र मेघवाल के साथ हुआ अन्याय आपको याद है या नहीं, ये बताओ। अन्याय होने पर जो सरकार का रवैया था वो आपको याद है या नहीं, ये बताओ। याद है। जब मैं दोबारा आया, इन्होंने जो वादे किए थे उसको पूरा नहीं किया। मैं दोबारा आया तो मुझे एयरपोर्ट पे इन्होंने उदयपुर बंद करवा दिया, और हमारे सारे नेताओं को, चाहे सतपाल जी हो, अनिल जी हो, आनंद जी हो, राम लखन जी हो, तमाम सब नेताओं को बंद करवा दिया। जितेंद्र जी हो, अरे भैया, मुकेश जी हो, सबको अरेस्ट करवा दिया। जो दिल्ली से हमारे नेता है भाटी जी, उन तब सब लोगों को अरेस्ट करा दिया। और जब मुझे यहां से इन्होंने भेजा कि हमें कुछ और मोहलत दे दो, डीएम एसएसपी वहीं उदयपुर चले गए, जितेंद्र भाई के बड़े भाई को वहां भेजा गया। मैंने इन पे भरोसा किया, लेकिन उस भरोसे का गला इस तरह से इन्होंने घोटा कि मुझसे डीएम ने कहा कि यहाँ पे पाली में धारा 144 लगे, 4 लोग नहीं खड़े होंगे एक साथ। और जब मैं वहां पहुंचा दिल्ली, तो मैंने देखा, अखबार मैंने पढ़ा कि उस दिन उन्होंने आरएसएस का पथ संचलन कराया पाली में, और 5000 लोग थे आरएसएस के पथ संचलन में। आप ये बताओ, आरएसएस का पथ संचलन होता है, लेकिन आपके दर्द की लड़ाई को लड़ने का अधिकार आपको आपके राजस्थान में नहीं देती सरकार। आपको वो दर्द याद है या नहीं है, पूछने के लिए मैं आज यहाँ हूं जोधपुर में। दोनों हाथ उठा के बताओ, दर्द याद है या नहीं है? आपको इंद्र मेघवाल का दर्द याद है या नहीं है? जब इंद्र मेघवाल के साथ अन्याय हुआ, मैं 3 बार यहां आया, 3 बार लौटा दिया। चौथी बार मैं 42 घंटे की यात्रा करके सड़क मार्ग से आया। पूरी पुलिस और सरकार लगी ढूंढने में, चंद्रशेखर कहां से आएगा। जब मैं 7 बजे सुबह, उनके पिताजी बैठे यहाँ, उनके चाचा बैठे, जब मैं इनके घर पहुंच गया तब पुलिस को पता लगा कि चंद्रशेखर आ गए। तब पूरी पुलिस दौड़ पड़ी उधर, और मुझसे पूछ रहे कि कहां से आए, वो आगे निकल के रास्ता बताओ कहां से आए। मैंने इनसे कहा कि मुझसे क्या रास्ता पूछते हो, उन अपराधियों से रास्ता पूछो जो रास्ता रोक रोक के हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं। फिर उनके चाचा पे दोबारा हमला हुआ, उनके खिलाफ पंचायत हुई, उनके घर जलाने की। आजाद भारत को देखो, ये आजाद भारत का, आजाद राजस्थान के घर जलाने की, उनकी जमीन छीन लेने की, उनकी हत्या करने की धमकी दी गई, और मुख्यमंत्री तमाशा देखते रहे। कार्तिक भील का परिवार यहाँ बैठा। मैं जब इनके लिए यहाँ आने का मैंने प्रयास किया तो इन्होंने मुझे गिरफ्तार करा दिया। ये मेरी बहन बैठी है यहाँ, कार्तिक की पत्नी, उनका बच्चा, कार्तिक का भाई। क्या जवाब दूं मैं इनको, बताओ। आप बताओ, इस सरकार के एक विधायक ने अपनी जातिगत मानसिकता के कारण कार्तिक भाई के साथ जो अन्याय किया उसके और उसके परिवार के, आप बताओ मैं उस बहन को क्या जवाब दूं। मेरे लोगों कैसे पूछूं उसके आंसू, अभी वो रो रही थी मेरी बहन। आप बताओ मैं उसको कैसे उसको आंसू पूछूं, क्या उसको आश्वासन दूं? है कोई जवाब आपके पास? क्या कार्तिक आपका भाई नहीं था? क्या कार्तिक को जीने का अधिकार नहीं था? क्या कार्तिक को न्याय का अधिकार नहीं है राजस्थान में? तो न्याय का अधिकार अगर है तो कार्तिक की ये पत्नी, हमारी बहन यहाँ बैठे, इसको जवाब दो तुम सब लोग कि क्यों नहीं मिल रहा न्याय। और आज भी आंदोलन से आया पूरा परिवार। कितने दिन हो गए आपको पता है? कितने दिन हो गए? 3-4 महीने से ज्यादा का दिन।
यानी कि 100 दिन से ज्यादा हो गए इन लोगों को धरने बैठे हुए। बताओ हम लोग कहां जाएं जब यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार न्याय नहीं देगी और सरकार के गुंडे हमारे लोगों को मारेंगे, तो हम लोग कहां जाएं न्याय मांगने के लिए? मेरे पास जवाब नहीं है कार्तिक की पत्नी को देने के लिए। उसके ये बेटे को कितने साल का है ये 4 साल का आपका खून मिलाओ आपसे आपको दो जवाब कि क्या किया सरकार ने आपको। आप देखो वो वहां आपके सामने उसके तन के कपड़े फटे हुए, उसके जूते फटे हुए, पता नहीं उसने कब खाना खाया होगा, पता नहीं उसे कब साफ पानी मिला होगा। मैं और आप अच्छे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, ये समाज हमसे सवाल पूछेगा इतने अन्याय के बाद हम चुप क्यों? सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ सभा करने से काम नहीं चलेगा, नीला पट्टा पहनने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने लोगों की लड़ाई को लड़ना होगा। जिस तरह से सबको न्याय मिलता है हमें भी न्याय चाहिए, इसके लिए आपको खड़े होना पड़ेगा। कार्तिक को उम्मीदें नहीं थी कि आपसे कि आप उसकी लड़ाई लड़ोगे। आज कार्तिक का परिवार अकेला क्यों लड़ रहा है? क्या हमारा खून पानी हो गया है? क्या हमारा जमीन मर गया है? कोजाराम मेघवाल के साथ क्या हुआ? क्या भूल गए आप लोग किस तरह से कोजाराम मेघवाल की हत्या की गई? पूजा भीड़ के साथ क्या हुआ? उस 10 साल की आपकी बच्ची के साथ मेरी बहनें मां यहां बैठी है। उस 10 साल की हमारी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है, कोई जवाब आपके पास? उसके सपने नहीं होंगे क्या? वो जीना नहीं चाहती होगी क्या? उसके 10 टुकड़े कर दिए गए, वो आपका खून थी, वो आपसे जवाब मांगती होगी कि बताओ मेरे लोगों राजस्थान में हमारी क्या हैसियत है? अशोक मेघवाल कल यहाँ टंकी बचा था, कहाँ है वो टंकी? वो इस टंकी बचा था अपने परिवार के साथ। उसकी बहन और उसकी मां, जो हमारी बहन और हमारी मां है, वो रोज चिल्ला रही थी और वो भी 2 साल से अपने घर छोड़ के यहां पड़ा हुआ है जोधपुर में। घर एक दिन में नहीं बनता, घर एक गीत में सपने खपते हैं, उसको छोड़ना पड़ा और वो यहां कल टंकी में चढ़ा हुआ था। क्यों चढ़ा वो टंकी पे? क्योंकि उसके और उसके समाज का चंद्रशेखर राजा उसके परिवार का गुलाम बन गया इस प्रदेश में, इसलिए चढ़ा वो टंकी पे। अगर होती हमारे हाथ में ताकत तो नहीं चढ़ता वो टंकी पे। मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि हमारे लोग भूल जाते हैं, हमारे लोगों को भूलने की आदत है। ये कल की घटना को आज भूल जाएंगे, आज की घटना को कल भूल जाएंगे, ऐसा ही चला रहा है। आप राजाराम मेघवाल को भूले और आप अशोक मेघवाल को भी भूल जाओगे अगर आपको याद नहीं दिलाऊंगा। और पिछले 1 महीने का याद दिलाता हूं आपको। खेतड़ी में 5 दिन महिपाल की लाश को लेकर उसका परिवार बैठा रहा। कोई महीना नहीं जाता, कोई दिन नहीं जाता, कहीं ना कहीं राजस्थान में हमारे लोग न्याय के लिए अपने परिवार की लाश को लेकर बैठे रहते हैं। ऐसा कहीं किसी प्रदेश में नहीं होता। अजमेर में रोहित नगर को पहले उसको पीटा, इतना पीटा पूरे दिन, फिर उसको पेट्रोल डाल के जो है उसको आग लगा दी। वो भी आपका अपना भाई था। चाकसू में 5 दलित परिवार के लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अभी तक प्रशासन पुलिस ये भी नहीं जान पाया कि एक्सीडेंट है या हत्या है। गंगानगर में पाले खा की हत्या हुई और एक और मेरी बहन बैठी हुई है नीतू, आपको याद होगा ओम प्रकाश नगर या भूल गए हो? बताओ,
याद है या नहीं ये बताओ? वो लड़ता रहा न्याय के लिए, जाता पुलिस के पास, पुलिस के लोगों ने उल्टा छूटा उसके ऊपर, उसके पिताजी के ऊपर मुकदमा कर दिया। कहा जाता वो आपका भाई जब कुछ नहीं कर पाया, निराश हो गया, तो सुसाइड नोट लिख के सुसाइड कर लिया, और सुसाइड नोट में मेरा नाम लिख के कहा कि भाई आके मुझे न्याय दिलाना। मैं 4 दिन तक सरकार से लड़ता रहा, और आज मैं आपसे बताना चाहता हूं कि 4 दिन बाद जब मैंने उसके सर को देखा, इतना बड़ा मुंह हो गया था उसका, इतना बड़ा मुंह, उसके हाथ पैर सूज के इतने बड़े बड़े हो गए थे, उसकी लाश उसमें बदबू मारने लगी। मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उस परिवार से क्या कहूं। फिर मजबूरी में उसका अंतिम संस्कार हुआ। फिर वो खोखले वालों के साथ न्याय मिलेगा, गिरफ्तारी होगी, आरोपी जेल जाएंगे। मैं आज तक का, जहां तक मुझे जानकारी है, नीतू यहां बैठी है, वो सरपंच जेल तो नहीं गया, आज तक वो सरपंच जेल नहीं गया। ये हैसियत है राजस्थान में हमारे। ये मैंने आपको इसलिए याद दिलाया कि चाहे कितने अच्छे कपड़े पहन लो, कितने अच्छे घर बना लो, जब तक आपके हाथ में राजनीतिक ताकत नहीं आएगी, आपकी बहन बेटी भाई बच्चों बुजुर्गों के साथ ऐसा ही होता रहेगा राजस्थान में। यहां ऐसा नहीं कि आप पे नेता नहीं है, नेता बहुत है आपके पास। यहां जाति और समाज के आधार पे आप अपने मन से सवाल पूछो। बोलो नेता मुझसे पूछते हैं कि चंद्रशेखर क्यों आते हैं यहां, वो तो बाहरी है। आप अपने मन से पूछो कि जब वो अपना जमीन गिरवी रखे और समाज के साथ होने वाले अन्याय पर आंख मूंद लेते हैं, चुप्पी थाम लेते हैं, टेप लगा लेते हैं, आप ऐसे नेताओं के भरोसे अपनी लड़ाई लड़ लोगे, अपने स्वाभिमान सम्मान की रक्षा कर लोगे क्या? बताओ। नहीं, जोरदार तरीके से बताओ, उन गुलामों तक भी आवाज जानी चाहिए। क्या ऐसे लोगों के भरोसे न्याय हो जाएगा क्या? आपको मैं बस ये इसलिए याद दिला रहा था मेरे लोगों, इतना अन्याय, इतना जुल्म, जानवर के साथ भी हो तो जानवर भी बगावत कर दे। हम तो इंसान हैं। ये तो जुल्म है। अगर आप किसी का भोजन ही उठा लोगे ना सामने से, चाहे वो आपका पालतू क्यों ना हो, वो भी बगावत कर देगा। हम तो इंसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे शरीर में जान है, हमारे कंधों पे समाज की जिम्मेदारी है।